बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, जहाँ पे आप वीलॉग्स देख रहे हैं वहाँ पर मेडिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिक की बेहतरी के लिए, पब्लिक की रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम्स मैं रिलीजियसली आपके सामने पेश करता रहता हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान, प्रोफेसर ऑफ मेडिसन, चीफ एग्जेक्टिव अल-शफा हॉस्पिटल मीरपुर आदा जम्मू कश्मीर, साबिक प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर मौजूद हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, यहाँ पे जो मीरपुर में हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, यहाँ पे कौन कौन सी मेडिकल के शोबे की सहूलियात हैं जो कि एक आम गरीब आदमी को यहाँ पे मुयसर हैं? थैंक यू अंसारी साहब पूछने का। मीरपुर अस्पताल वाहिद अस्पताल है सरकारी सेक्टर में जो बहुत बड़ा अस्पताल है इस पूरे एरिया को, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और इसका एडजॉइनिंग एरिया भिम्बर, इवन पंजाब के जो एडजॉइनिंग एरिया है वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा अस्पताल है और इसमें आलमोस्ट सारे जो ज़रूरी शोबे हैं, मेडिसन, गायनी, सर्जरी, ENT, आई, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सारे शोबे अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मौजूद हैं। असल में बात यह है कि शोबे मौजूद होना काफ़ी नहीं है, काफ़ी ये है कि आया आप सर्विसेज किस हद तक प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका लेवल क्या है। तो हम यही समझते थे कि हम शायद कम रिसोर्सेज में रहते हुए शायद हम उतनी ज़्यादा लोगों की खिदमत ना कर सकें, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं या हम पीछे पलट कर देखते हैं कि आज से 10-12 साल पहले जब मीरपुर अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच नहीं था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। मुझे वो दिन भी याद है कि 2008 में मैं जनाब भिम्बर में था। जब वापस आया तो मुझे इस तरह लगा, एक साल बाद मेरी ट्रांसफ़र बैक हुई मीरपुर में, तो मुझे ऐसा लगा कि एक साल में मीरपुर अस्पताल कहीं और ज़्यादा जो है वो बिगड़ चुका है या उसकी सर्विसेज पुअर हो चुकी हैं। क्योंकि मैं एक साल बाद जब मुझे पहली दफ़ा इनकाउंटर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि हम शायद बहुत ही तेज़ी से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक अल्लाह का करम हुआ कि मेडिकल कॉलेजेस बनने शुरू हो गए और मेडिकल कॉलेजेस बनने के साथ बज़ाहिर हमें लगा कि शायद कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब अब हम इस स्टेज पर देखते हैं तो पहले एक वो भी स्टेज थी कि पूरे DH के अस्पताल में 2 बजे के बाद सिर्फ 2 डॉक्टर होते थे। एक डॉक्टर MI रूम में होता था और एक डॉक्टर के ज़िम्मे पूरे अस्पताल के सारे वार्ड्स देखने होते थे। ये वाली उस वक़्त 2008-2009 में सूरत हाल थी। और आज एक सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक मेडिकल शोबे, मेडिकल वार्ड में जो है वो 40 से ज़्यादा डॉक्टर हमा वक्त मौजूद होते हैं। 2 बजे के बाद भी एक बहुत बड़ी टीम जो है वो डॉक्टर्स की मौजूद होती है। और सर्विसेज का अगर हम देखें तो पहले ये सर्विसेज थी कि एक डॉक्टर कितना ज़ोर लगाएगा, कितने मरीज़ों को देख लेगा। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरे के पूरे आबादी के साथ इंसाफ कर सकें, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि एट ए टाइम सुबह अगर आप जाएँ OPD में तो OPD में 10 से 12 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और हर डॉक्टर की यही ख्वाहिश होती है कि जो भी मरीज़ आए वो बैठने ना पाए कि उसको चेक कर लिया जाए। हमने एक स्टडी कंडक्ट की कि हम वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करें DHQ में, ख़ासकर मेडिकल शोबे में। हम ये देखें कि एक मरीज़ जब आता है तो उसे इंतज़ार कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमें ये स्टडी प्रीमेच्योर टर्मिनेट करनी पड़ी, क्योंकि बस किसी को तो इंतज़ार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। सुबह के 8 से लेकर 2 बजे तक जो भी आता है देर एंड देन उसकी लुक आफ्टर की जाती है। जूनियर्स डॉक्टर देख रहे हैं, ज़रूरत समझते हैं तो अपने से सीनियर, वो ज़रूरत समझते हैं तो अपने से सीनियर के साथ रब्ता करके उनका मामला, उनका मसला देर एंड देन हल कर रहे होते हैं। और वार्ड में भी यही सूरत हाल है। अभी पिछले दिन एक हमारे बुज़ुर्ग जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, 20 ग्रेड 21 ग्रेड में रिटायर हुए थे, वो टर्मिनल स्टेज में हमारे पास आए तो उनकी जो बच्चे थे इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में वापस आए तो उनकी बेटी मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब मैं आपकी शागिर्द हूँ और मेरा यही कंसेप्ट था कि मैं इंग्लैंड में एज ए डॉक्टर काम कर रही हूँ। मेरा ये कंसेप्ट था कि शायद ये वही वाला अस्पताल होगा जो मैं छोड़ के गई हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि अस्पताल बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हो चुका है।
यहाँ पे ट्रेंड लोग मौजूद हैं और मेरा वालिद का जो इलाज है वो एक्सपर्ट हैंड्स में हो रहा है। तो उनका ये कमेंट को सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई कि हम वक्त के साथ साथ कितने ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को करते जा रहे हैं। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो, ये एक बात आम तौर पे कही जाती है, और हमने देखा है कि मेडिकल का शोबा एक ऐसा डेलिकेट शोबा है, टेंडर शोबा है कि जिस किसी को ज़रा भी समझ नहीं होती या समझ थोड़ी बहुत होती है तो वो तनकीद के तंज के निश्तर सबसे पहले इसी शोबे पे बरसाता है। शायद इसकी वजह ये भी है कि लोगों के प्यारे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। जहाँ ज़िंदगी अल्लाह ताला इनायत कर रहा होता है वहाँ मौत ने भी आना है। तो हॉस्पिटल में ज़ाहिर है कोई सेहतमंद बंदा तो जाता नहीं है, बीमार लोग ही जाते हैं, टर्मिनल स्टेज पे भी जाते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये टीचिंग अस्पताल बनने से पहले इस अस्पताल की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी थी कि हर एक कंसल्टेंट अपने पेशेंट्स को बेहतर तरीके से कैटर करता था। अब जो बच्चे आए हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजी ट्रेनीज़ हैं, ये मरीज़ों पे तजुर्बे करते हैं। क्या आपके स्टूडेंट तजुर्बे करते हैं मरीज़ों पे? हमारा जो माशरा है ना, जो हम अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, हम जो है वो ये नहीं देखते कि सर्विसेज क्या हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कौन है। हम जो है वो गाड़ी के टायर चेंज कराने होते हैं तो पहले हम किसी दोस्त को पकड़ते हैं कि यार तुम्हारा कोई वाकफ़ है। अगर हमने कोई और भी काम करना हो, किसी अदालत में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो पहले हम मिडिल मैन को पकड़ते हैं। हम थोड़ा सा, हम इसको क्या कह लें कि हम बेतबारी का कल्चर है, या शायद जो है हम में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो पहले ही सूरत हाल ये होती थी कि हर सू एक ही बंदा नज़र आता था, तो हमारे अंदर उसकी फेमिलियरिटी की वजह से हम ये समझते थे कि शायद हमें पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनके फेसेस नए आदमी के लिए जो पहचानना, उनको याद रखना मुश्किल होता है, और वो ये समझ रहा होता है कि कोई इधर से आ गया, उसने कुछ कह दिया, फिर कोई और आ गया, उसने कुछ कह दिया। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ऐसे ही आते और जा रहे हैं, और मुझे ये पर्सनलाइज सर्विस या मेरा मामले को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हालांकि सूरत हाल ये होती है कि डिवीज़न ऑफ वर्क है। एक डॉक्टर के ज़िम्मे ये है कि उसने जो है ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक़ा चीज़ों को देखना है, दूसरे के ज़िम्मे ये है कि उसने मेडिसिन को देखना है, तीसरे के ज़िम्मे ये है कि उसके जो टेस्ट हैं वो कैरी आउट करवाने हैं, और फिर इन सब को जमा करके उन्होंने अपने सीनियर कंसल्टेंट के साथ बैठ के तय करना है कि उसका क्या इलाज किया जाए। अब ये सारा बेड साइड खड़े होकर मुमकिन नहीं है। ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा होता है, और किसी एक टाइम पे इसको जो है कोऑर्डिनेट करके उसके ट्रीटमेंट को जो है वो फाइनल शेप दी जा रही होती है, और डेली उसका रिव्यू हो रहा होता है। लेकिन वो वाला पुराना वाला स्टाइल कि एक ही शख्स जिसको चेहरे को हम पहचानते हैं, वो सुबह भी वही नज़र आ रहा है, शाम को भी वही नज़र आ रहा है, दवाई छोटी बड़ी समझ आ रही नहीं आ रही उसी के हाथ से हो रही है। तो एक जो करीबी तल्लक वाला जो था एक कंसेप्ट, वो मौजूद था। अब ये है कि जब इतने ज़्यादा लोग आ गए तो वो वाला कंसेप्ट वाकई शैटर हुआ है, इसलिए लोग जाते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है कि अपना शहर अपना अस्पताल, लेकिन सारे अजनबी चेहरे, और यही अजनबी चेहरे उसकी जो दिल के अंदर जो बेतबारी है या दिल के अंदर जो खौफ है उसको बढ़ावा देते हैं, और नतीजे में उसकी ज़ुबान से यही निकलता है कि शायद सर्विसेज नहीं मिल रही और शायद तजर्बे हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। ये एक एक्मी होती है, सबसे टॉप पोस्ट होती है जो कि इस शोबे के लोग टच करते हैं। अल्लाह पाक ने ये इनायत किया आपको। तो आप जो अपना नीचे तक चेन ऑफ कमांड बनती है, आपके अंडर एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, उससे नीचे सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर पीजीज़ और फिर हाउस ऑफिसर। हाउस ऑफिसर क्या ये काम कर सकता है कि आपके कंसेंट के बगैर कोई ऐसा काम कर दे कि पेशेंट की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए?
یہ جو آپ نے ہیرارکی گنوائی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ہے. جس طرح ایک ٹیم میں گول کیپر بھی اتنا امپارٹنٹ ہے جتنا سینٹرل فارورڈ امپارٹنٹ ہے، بال کرانے والا بھی اتنا امپارٹنٹ ہے جتنا بیٹس مین امپارٹنٹ ہے. اسی طرح ہاؤس آفیسر کا ایک اپنا مقام ہے اور کنسلٹنٹ کا اپنا مقام ہے. جو کام ہاؤس آفیسر نے کرنا ہے وہ کنسلٹنٹ کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو کنسلٹنٹ نے کرنا ہے وہ شاید ہاؤس آفیسر ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا. اس لیے یہ ایک ٹیم ورک ہے اور لازمی ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. انٹر ڈپینڈنٹ ہے ہم لوگ. ہم نے اگر کسی مریض کا علاج کرنا ہے تو ہاؤس آفیسر ہمیں ان پٹ دے گا تو ہم علاج کر سکیں گے، سینئر رجسٹرار ڈسکس کرے گا تو ہم علاج کر سکیں گے، رپورٹس آئیں گی تو ہم علاج کر سکیں گے. رپورٹ بھجوانے والا بھی کوئی ہو، کلیکٹ کرنے والا بھی ہو، ان کو ری ارینج کرنے والا بھی کوئی ہو، اور پھر بیٹھ کے ڈسکشن کرنے والے بھی موجود ہوں. تو یہ سارے اسٹیپس اپنی اپنی جگہ امپارٹنٹ ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ہاؤس آفیسر کر رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف کنسلٹنٹ ہی کر رہا ہے تو یہ بھی ایسا نہیں ہے. کنسلٹنٹ اور ہاؤس آفیسرز اور پی جی آرز اور رجسٹرار سارے مل کر ایک ہی نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مریض ہے اس کا بیماری ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم مریض کو ایز اے ہول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مریض کی بہتری کے لیے ہم کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں. اور اسی کے لیے صبح شام، بلکہ اگر ہم کوئی فنکشن ہے، کوئی پارٹی ہے، تو پارٹی میں بھی سب سے پہلے کنسلٹنٹ پوچھ رہا ہوتا ہے یار وہ بیڈ نمبر 1 کی فلانی انویسٹیگیشن آئی تھی، یار اس کا کیا بنا تھا، یار وہ ٹیسٹ کروایا تھا اس میں یار یہ فائبروسس آیا تھا، اور دوسرے ٹیسٹ میں تو کیوٹی آئی تھی. یار اس کو ڈسکس کرو، دیکھو کہ اصل کا ریزن کیا ہے. پارٹی میں بھی یہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، ماتم پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ٹی روم میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سفر میں تو وہاں پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹری جو ہے وہ پیشہ نہیں ہے، یہ ہمارا سمجھ لیں کہ وے آف لائف ہے. اسی کو ہم نے اوڑھنا ہے، اسی کو ہم نے بچانا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے. واہ واہ، بے شک یہ فقیرانہ اور درویشانہ قسم کا ایک پروفیشن ہے کہ جس میں آپ براہ راست جنت کما رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور میں سوال آپ سے پوچھوں گا. پبلک یہ بات عام طور پر کہتی ہے کہ غریبوں کے لیے تو یہ سرکاری اسپتال ہے اور امیروں کے لیے اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل لیول کے ہاسپٹلس ہیں، یا ہمارے سیاستدان بریک لگاتے ہیں جا کے برطانیہ میں عوامی پیسے کو وہاں جا کے ضائع کرتے ہیں، یا امریکہ میں. کیا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ غریبوں کے لیے یہ والا سرکاری اسپتال ہے اور امیروں کے لیے کوئی اور اسپتال ہیں، کیا فرق ہے طرز علاج کے اندر؟ طرز علاج تو ایک ہی جیسا ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 100 لوگ بیمار ہوتے ہیں تو 90% سے زیادہ لوگ کسی بھی اسپتال میں ان کا علاج ممکن ہوتا ہے. 5 سے 10% مریض ہوتے ہیں جن کو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلائزڈ ہاسپٹل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ایکوپمنٹ ہو جو باقی اسپتالوں میں موجود نہ ہو. پورے دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایون انگلینڈ اور امریکہ میں بھی ہر اسپتال ہر بیماری کا علاج نہیں کر رہا ہوتا. ایک بیماری کسی ایک اسپتال کے ذمے ہے اور ایک شعبہ کسی دوسرے اسپتال کے ذمے ہے، اور اس شعبے سے متعلق جو ایکوپمنٹ ہے وہ صرف اسی اسپتال میں موجود ہوتا ہے. وہاں پہ چونکہ آرگنائزڈ طریقے سے گورنمنٹ لیول پہ ایک ہاسپٹل سے مریض کو اٹھا کے دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے، اس لیے مریضوں کے لواحقین کو زیادہ فیل نہیں ہوتا. یہاں پہ جو کہ سسٹم اس طرح کا اتنا ویل ڈیولپ نہیں ہے، مریضوں اور مریضوں کے لواحقین کو خود سے کسی خاص ٹیسٹ کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے تو فیل یہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی خاص ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو اس کو کروانے کے لیے اگر پنڈی لاہور جانا پڑے تو یہ بھی ایک سروس ہے اور اس کی مدد ہے کہ اگر وہ سارا علاج وہاں جا کے کرائے تو شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو. جی، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان، چیف ایگزیکٹو الشفا ہاسپٹل میرپور آزاد جموں کشمیر، سابق پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور، سربراہ ہیں شعبہ میڈیسن کے، پروفیسر آف میڈیسن ہیں. یہ جو ایک کنسیپٹ لوگوں کے اندر، مجھے بہت سوالات آج کل آ رہے ہیں وی لاگس کی وجہ سے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہونے کی وجہ سے. یہ لنک بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو لوگ بار بار پوچھتے تھے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جا کے یہ پوچھیے کہ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں
ایک غلط فہمی یا صحیح فہمی ہے کہ عموماً ذرا سی کمپلیکیٹڈ بیماری ہو تو ڈاکٹر صاحب اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اسے پنڈی لے جائیں، اسے لاہور لے جائیں، بلکہ یہاں کے لوکل زبان میں انہوں پنڈی لے جاؤ. تو آج ڈاکٹر صاحب نے اس کا مفصل جواب دیا ہے. مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہیں پوچھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زحمت دیں گے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، اینڈ گڈ بائے.